प्यारे विद्यार्थियों, हम कर रहे हैं 1857 के विद्रोह का 5वां व्याख्यान। इससे पहले 4 व्याख्यान हो चुके हैं। विगत व्याख्यान में हमने बात की थी कि विद्रोह बहुत तेज़ी से देश के दूसरे भागों में भी फैल गया था और विद्रोह में कुल 1.5 लाख लोगों की जानें गई थी, जिसमें 50,000 सैनिक थे और 1 लाख गैर सैनिक थे, सिविलियंस थे। तो विद्रोह उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत, पूरे जो इसका जो विद्रोह का एरिया है वो बहुत बड़ा एरिया था। आज हम बात कर रहे हैं कि जहाँ विद्रोह नहीं हुए वहाँ भी लोगों की सहानुभूति विद्रोहियों के साथ थी। लोग बहुत बार सरकारी सेना यानी कि अंग्रेजी सेना और अधिकारी यानी कि अंग्रेजी अधिकारी इनको गलत सूचनाएं देकर भ्रमित करने का कार्य कर रहे थे और एक प्रकार से वो जो ये आंदोलन चल रहा था उसमें सहयोग कर रहे थे। उन दिनों जब ये आंदोलन चल रहा है, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने, जो उस समय भारत में था, उसने लिखा कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रता पूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था और उसकी आंखों में, देखने वाले की आंखों में एक घृणा झलकती थी। तो इस कथन से ब्रिटिश विरोधी भावना का अनुमान सहजता से लगाया जा सकता है। विद्यार्थियों, जहाँ विद्रोह नहीं भी हुए वहाँ भी अब लोग यह सोचने लगे थे कि शायद साम्राज्य का अंत आ गया है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बहुत से स्थानों पर लगान इकट्ठा करना, राजस्व इकट्ठा करना, रेवेन्यू कलेक्शन का जो कार्य है वह कठिन हो गया था। यह ठीक है कि विद्रोह के दमन में, विद्रोह के इलाकों में भी बहुत से भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बहुत से भारतीय गद्दार निकले, परंतु कभी भी और कहीं भी, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप और भी बहुत सारे आंदोलन पढ़ेंगे, कभी भी कहीं भी किसी आंदोलन में सभी लोग एक और का पक्ष नहीं लेते हैं और सभी स्थानों पर जिनको हम गद्दार कह रहे हैं उस चरित्र के लोग मिलते हैं। शिक्षित भारतीयों की यदि हम बात करें तो शिक्षित भारतीयों ने, हालांकि इनकी जनसंख्या, इनकी जो नंबर्स हैं, संख्या है, उस समय बहुत कम थी, इन लोगों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया क्योंकि वे पाश्चात्य सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। वे आशा करते थे कि अंग्रेज प्रगतिशील परिवर्तन लाएंगे, तकनीक लाएंगे, विज्ञान लाएंगे और इस देश का उत्थान होगा, उद्धार होगा। कुछ ऐसा सोचने वाले लोग भी थे, परंतु फिर भी वे विद्रोहियों के वीरतापूर्ण कारनामों की सराहना करते थे और अपने देशवासियों की सफलता पर गर्व करते थे। विद्रोह का विश्लेषण की जब बात आती है तो कुछ जो अंग्रेज लेखक
जिन्होंने इसका विश्लेषण किया है, वो कहते हैं कि गैर सैनिक विद्रोहियों में आम लोग नहीं थे, बल्कि डाकू और लुटेरे थे। 19वीं शताब्दी के जो ब्रिटिश इतिहासकार, जिनमें जॉन के, होम्स, मैलिसन, फॉरेस्ट आदि के नाम सम्मिलित किए जा सकते हैं, इन इतिहासकारों ने यह तर्क नहीं दिया कि विद्रोह में भाग लेने वाले गैर सैनिक मुख्यतः डाकू लुटेरे थे। कुछों ने कहा, लेकिन ये जो इतिहासकार है, इन्होंने डाकू लुटेरे का नाम या उल्लेख नहीं किया। यह स्वीकार किया जा सकता है, हम भारतीय दृष्टिकोण से बात करें तो भी, कि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अराजकता का लाभ उठाया होगा, परंतु अधिकतर विद्रोहियों ने बलिदान की भावना का परिचय दिया और मातृभूमि की जो रक्षा, मातृभूमि की आज़ादी उनका उद्देश्य रहा। ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जहां उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए प्रयत्न किए हो अथवा धन के लालच में अपने साथियों को धोखा दिया हो। कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार क्रांतिकारी का पीछा करने वाले ब्रिटिश अफसर लुगार्ड ने यह स्वीकार किया कि उसे ग्रामवासियों की ओर से काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लखनऊ की बात करें तो जहाँ पर अंग्रेज़ों को कैदी बना लिया गया था, लखनऊ में जेम्स आउटरम ने प्रत्येक यूरोपीय कैदी को आज़ाद करवाने के लिए 10,000 रुपये देने की शर्त रख दी थी, घोषणा कर दी थी, परंतु कोई भी रुपया लेने को तैयार नहीं हुआ, कोई भी इस लालच में नहीं आया और किसी ने भी अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। अधिकतर विद्रोहियों ने इस प्रकार की चिंता के कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिए कि यदि विद्रोह सफल नहीं हुआ तो उन्हें कड़ी सज़ा मिलेगी। यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय के जो R.L. शुक्ल है, प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के थे, उन्होंने यह बात लिखी है कि लोगों को कोई चिंता नहीं थी। यह स्वाभाविक ही था कि इतने बड़े विप्लव में ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से इसमें भाग लिया हो, परंतु जिस तरह की बलिदान की भावना इस विद्रोह के दौरान देखने में आई, वह केवल स्वार्थ सिद्ध करने की भावना का परिणाम नहीं हो सकती। मेरठ, लखनऊ, कानपुर व झांसी में जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, उनके मन में यह प्रेरणा अवश्य रही होगी कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उससे भी विद्रोह की गहराई का अनुमान लगाया जा सकता है। बहुत से पदाधिकारियों को यह लगा कि भारत उनके हाथ से निकलता जा रहा है। उन्होंने इसे छोड़ने के विषय में तो नहीं सोचा, परंतु इसे बनाए रखने का कार्य उनके लिए अत्यधिक चिंता का विषय जरूर बन गया था। जो उस समय जो गवर्नर जनरल कैनिंग ने प्रारंभ से ही अपने सम्मुख दो उद्देश्य रखे, जो उनका प्रधान अधिकारी है,
ब्रिटिश भारत का जो बॉस है, दो उद्देश्य रखे। पहला ब्रिटिश सेना को इकट्ठा करना और दूसरा दिल्ली पर पुनः अधिकार और नियंत्रण स्थापित करना। दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि दिल्ली शताब्दियों से भारत की राजधानी थी, तो दिल्ली पर अधिकार करना कैनिंग ने अपना दूसरा लक्ष्य रखा। 8 जून को सेनाएं अंबाला की तरफ बढ़ी, अंग्रेजी सेनाएं, और वहाँ से बढ़कर दिल्ली के निकट जाकर वहाँ अपना खेमा लगा लिया, अपना लंगर लगा लिया, अपना मोर्चा, वहाँ अपनी छावनी इन्होंने बना ली। और पंजाब की ओर से जो टुकड़ियाँ आने वाली थीं, जो सेना आने वाली थी, उनकी प्रतीक्षा वहाँ पर हुई। और जब इनके पास में पर्याप्त सेना हो गई तो दिल्ली में भीषण हत्याकांड हुआ और 20 सितंबर तक दिल्ली पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया। बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया जो लाल किले में था, और उसको बंदी बना करके उस पर केस चलाया, उसको सज़ा सुनाई और रंगून भेज दिया गया। और दूसरे क्रांतिकारियों को भी वहाँ पर सज़ा सुनाई गई, वहाँ लाल किले में ही कोर्ट लगाया गया। धीरे धीरे सेना, ब्रिटिश सेना उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों की ओर भेजी गई। पहले बनारस में सैनिकों ने वहाँ पर अपनी तैयारी की और इसके बाद इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया। यहाँ विद्रोहियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से इलाहाबाद में अंग्रेज जो सेनानायक है कर्नल जेम्स नील ने भीषण कत्लेआम किया, मारकाट का सहारा लिया, परंतु वह कानपुर की तरफ नहीं बढ़ सका क्योंकि उसके पास आवश्यक सामान तथा यातायात के साधन नहीं थे। कानपुर में ब्रिटिश टुकड़ी तथा अन्य अंग्रेज़ों ने एक काम चलाऊ शिविर में शरण ली। जब यहाँ रहना मुश्किल हो गया तब उन्होंने इस शर्त पर नाना साहब का, मराठा नेता का संरक्षण स्वीकार किया कि उन्हें नदी के पार सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा, परंतु नदी पार करते हुए उन्हें मार दिया गया। वास्तव में इस विद्रोह, इस आंदोलन के दौरान दोनों ओर से निर्दयतापूर्वक हत्याएं की गई। शुरू में विद्रोहियों ने निहत्थे यूरोपियों की हत्या की, ये काम भारतीयों ने किया, और बाद में अंग्रेज़ों ने भारतीयों के साथ अमानुषिक व्यवहार किया, अत्याचार किया। इसके कारण दोनों जो नस्लें थीं उनमें जो खाई पैदा हो गई थी उसे भर पाना मुश्किल हो गया था। लखनऊ में रेजिडेंसी में शरण लेने वाले यूरोप वासियों ने काफ़ी हिम्मत से विद्रोहियों का मुकाबला किया। अक्टूबर मास के अंत तक यूरोप से बड़ी तादाद में सैनिक भारत पहुँचे और इसके बाद अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र शुरू हुआ और एक एक करके उन्होंने जो भारत के जो विभिन्न प्रदेश ब्रिटिश भारत से निकल गए थे उन पर पुनः सत्ता स्थापित की। मार्च 1858 तक लखनऊ पर ब्रिटिश का अधिकार स्थापित हो गया। इस विद्रोह में एक जो खास बात रही, रिमार्केबल, हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर कार्य किया। अंग्रेज अफसरों ने यह स्वीकार भी किया कि इस विद्रोह के दौरान वे एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं भड़का सके, यानी कि हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे के खिलाफ नहीं भड़का सके। सितंबर 1857 का उदाहरण हम यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं।
वहाँ 1857 में सितंबर में आउटरम, जो वहाँ का उस समय अंग्रेज प्रतिनिधि है, उसको ब्रिटिश भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपये भेजे गए बरेली के अंग्रेज अधिकारी आउटरम को, और उसको कहा गया कि बरेली का जो उस समय शासक है, जिसका नाम है खान बहादुर, उस खान बहादुर के खिलाफ उसकी हिंदू प्रजा को भड़काना है। प्रजा तो हिंदू थी, जो लोग थे हिंदू थे, लेकिन उनका जो राजा था वो खान बहादुर था। अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये, उस समय की बहुत बड़ी कीमत, बहुत बड़ी ये राशि है, 50,000 रुपये भेज दिए अपने वहाँ के अपने प्रतिनिधि के पास में, और उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वहाँ हिंदू मुसलमान वर्सेस नहीं हो सका, और वह जो रकम जो भेजी गई थी वो वापस उसको आउटरम को वो रकम वापस राजकोष में, ट्रेजरी में जमा करवानी पड़ी। वहाबियों ने, जो इस समय का धर्मांध मुस्लिम पंथ था, इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। पंजाब के मुसलमानों ने इसे दबाने में उसी तरह अंग्रेज़ों की सहायता की जिस तरह अन्य धर्म के लोगों ने। बंगाल में भी जहाँ विद्रोह नहीं हुआ, विभिन्न धर्मों के लोगों के दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं देखा गया। राष्ट्रता की भावना के अभाव में कहीं कहीं जोश पैदा करने के लिए जो धार्मिक भावना है उसने ज़रूर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वो सिर्फ इतना ही था कि राष्ट्रभक्ति पैदा करनी थी, कोई धार्मिक उन्माद पैदा नहीं करना था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के बड़े भाग में विद्रोह भीषण ज्वाला के समान फैला और बड़ा हिस्सा अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया। स्वयं गवर्नर जनरल कैनिंग ने इसे जन विद्रोह की संज्ञा दी। उसने इसको सैनिक विद्रोह नहीं कहा, जन विद्रोह कहा, तथा अंग्रेज अधिकारी भारत पर पुनः विजय प्राप्त करने की योजनाएं बनाने लगे। यह ठीक है कि पहल सैनिकों ने की और फिर इसमें गैर सैनिक भी कूद पड़े, असैनिक भी कूद पड़े। विद्रोहियों का उद्देश्य केवल परिस्थितियों का लाभ उठाना ही नहीं था, बल्कि उनमें प्रबल विदेशी विरोधी भावना भी देखने में आई। और उस समय फिरंगी, जो कि अंग्रेज़ों के लिए प्रयुक्त किया जाता था, एक घृणित शब्द बन गया तथा पैसा देकर लोगों को अपने साथ मिलाना अंग्रेज़ों के लिए असंभव हो गया। ऐसे जमींदारों तथा किसानों ने भी विद्रोह में सक्रिय भाग लिया, जिन्हें ब्रिटिश सरकार की नीतियों से लाभ हुआ था। वास्तव में विद्रोहियों में विदेशी सत्ता द्वारा अपनी संस्कृति तथा तौर तरीकों के लिए पैदा किए गए खतरे के विषय में चिंता की भावना काफ़ी प्रबल हो गई थी। विद्रोह में हिंदुओं और मुसलमानों में जो एकता दिखाई दी, उसे देखकर अंग्रेज दंग रह गए और फिर बाद में उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया। परंतु विजय प्राप्त करने के बाद विद्रोही योजनाबद्ध तरीके से अपनी विजयों और सफलता का लाभ उठाने में असमर्थ रहे। इसका नेतृत्व अधिकांश स्थानों पर जो देसी राजा कर रहे थे, परंतु हर स्थान पर ऐसा नहीं हुआ। ग्वालियर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन सिंधिया राजा ने उनका साथ नहीं दिया। इस विद्रोह के दौरान निर्दयता पूर्ण कार्य दोनों ओर से ही लगभग समान रूप से किए गए। जिस तेजी, सावधानी और योजनाबद्धता से
अंग्रेज़ों ने इसे दबाया, उससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और भारतीय अपने इस बलिदान का, अपने इस त्याग का और इतने जो 1 लाख 1.5 लाख जो लोग मरे, उनकी जो वो शहीद हुए, उसका लाभ नहीं उठा सके, क्योंकि कोई एक नेता नहीं था और जो नेता थे उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था, कोई पहले एक योजना नहीं थी। और यदि सफलता मिल जाती है, विद्रोह सफल होता है, तो उसके बाद किस प्रकार से शासन प्रशासन चलाया जाएगा, वो भी उनके पास में उसका कोई उनका खाका, कोई उनके पास में शेड्यूल, कोई उनके पास में प्रावधान उन्होंने पहले से नहीं किया था। तो जिन स्थानों पर उनको सफलता मिली, उन स्थानों को भी वे अपने नियंत्रण में नहीं रख सके। और एक बात मैं पुनः दोहरा दूं, बात जहां से शुरू हुई थी कि यह सैनिक विद्रोह है या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके हैं कि यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। जो उस समय गवर्नर जनरल था ब्रिटिश भारत का, जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेटर था, वो खुद स्वीकार करता है कि यह एक जन विद्रोह था। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।